नमस्कार सभी को। जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से जल्दी। ये वीडियो, ये क्लास हमारे ऐप पर भी है और YouTube के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। आज की जो सेशन होगा, आज के सेशन में हम BA पार्ट 1 जो ज्योग्राफी स्पेशल का हमारा कोर्स है, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक है उसका नाम है भौतिक भूगोल की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, आपको YouTube के माध्यम से डेमो वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं हम। आप इसे देखकर अच्छे से सीखें, समझें और फिर यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन एक्सप्रेस ऐप के माध्यम से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की फीस पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले मेरा कोर्स से संबंधित एक वीडियो आपको YouTube पर भी देखने को मिलेगा। एजुकेशन एक्सप्रेस YouTube चैनल हमारा है और ऐप पर भी जाकर आप, जो हमारा एजुकेशन एक्सप्रेस ऐप है, वहाँ जाकर भी आप जो कोर्स हमारा है BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी स्पेशल का, वहाँ जाकर आप कोर्स की फीस देख सकते हैं। कोर्स को वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 की जो फीस है वो 599 है। केवल पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, केवल पेपर 2 पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी फीस भी 599 है। और यदि आपको दोनों पेपर कंबाइन पढ़ने हैं कि पेपर 1 भी हमें पढ़ना है सर और पेपर 2 भी हमें पढ़ना है, तो उसके लिए जो फीस रखी गई है, बहुत पेपर्स या पेपर 1 और पेपर 2 जो दोनों साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी फीस है 799। तो जल्दी से जल्दी आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाकर आपको फीस आपको मिल जाएगा। फीस आप बाय नाउ कीजिए, आप कोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा। यदि आपके छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, यदि वो 11th और 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट उनके पास है, तो उनके लिए भी हम अफोर्डेबल फीस में कक्षा 11 के लिए 699 और कक्षा 12 के लिए 699 ज्योग्राफी स्पेशल का अलग अलग कोर्स लेके आए हैं। तो वो भी आपको हमारे ऐप एजुकेशन एक्सप्रेस के माध्यम से प्रोवाइड होगा। आप वहीं देख पाएंगे। वीडियोस आप 11th क्लास के भी देख सकते हैं। डेमो वीडियोस आपको 11th क्लास के YouTube में फोल्डर में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कक्षा 12 के भी आप वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube पर, वे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और कॉलेज स्तर के लिए भी आपको ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भी डेमो वीडियोस है आप जल्दी से जल्दी उन्हें देखें और कोर्स को परचेज करें। तो आज का हमारा जो सेशन होगा, ये फर्स्ट पेपर यानी फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है, उसका फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम मैं ये लिख देता हूं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा भौतिक भूगोल की परिभाषा। भौतिक भूगोल की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल की परिभाषा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए, सामान्य तौर पर सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा करेंगे कि भूगोल क्या है। सबसे पहले हम वहीं से बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा भूगोल क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं और कक्षा 11 में जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग स्तर पर आप पढ़ते हैं।
क्योंकि इस बैच में वो स्टूडेंट भी है या ये वीडियो वे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं जो किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में है या गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 11 पढ़कर आए हैं, तो डायरेक्टली या तो उनके समझाया गया होगा या नहीं भी समझाया गया होगा। लेकिन हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेसिक टू हाई यानी कि बिल्कुल सतह से लेकर और अच्छे लेवल तक की स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल का जो उद्देश्य है या हमारे ऐप का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को बेसिक टू हाई यानी कि धरातल से स्तरीय, जो बिल्कुल सामान्य स्तर होता है किसी भी विषय का, वहां से जोड़ते हुए उसे अच्छी से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो इसी उद्देश्य के साथ टॉपिक का नाम तो आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का या भौतिक भूगोल की परिभाषा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ज्योग्राफी के बारे में जान लेना आवश्यक है कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, भूगोल क्या है, ये जानना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है और ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। और ये जो वास्तविकता में अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट कर दिया है ज्योग्राफी, लेकिन ग्रीक भाषा में इसे ज्योग्राफिया कहा जाता था। ग्रीक भाषा में इसे, ये अंग्रेजी भाषा, ज्योग्राफी जो है बेसिकली हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए आप YouTube के माध्यम से, और हमारे जो स्टूडेंट्स ऐप पर देख रहे हैं अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। आज हम BA फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। वीडियोस देखकर आप हमारे ऐप के माध्यम से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमने कक्षा 11 और 12 के लिए भी कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, और साथ ही साथ हमने कक्षा 12 जो बोर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कॉलेज स्तर के लिए हमने भी बैच शुरू किए हैं। उसमें से सबसे पहले स्पेशल ज्योग्राफी का बैच शुरू हुआ है, और इसमें हमारी अफोर्डेबल फीस है। यदि पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो 599 आपकी फीस होगी। ओनली पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं तो 599, और दोनों पेपर आप संयुक्त रूप से पढ़ना चाहते हैं तो 799 आपकी फीस रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है भौतिक भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चर्चा कर लेते हैं सबसे बेसिक कंटेंट से, क्योंकि हमारे ऐप का और यूट्यूब का उद्देश्य है कि बेसिक टू हाई पढ़ाना, कि हम आपको बेसिक से हाई की तरफ लेके चलें। सतह से जो किसी भी सब्जेक्ट का जो धरातल होता है, सतह होता है, परिचय होता है, वहीं से हम आपको धीरे धीरे कंटेंट वाइज उस लेवल तक लेके चले। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये ज्योग्राफी वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहली बात तो ये, और ज्योग्राफी जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन एक वर्ड है ज्योग्राफिया। यहीं से निकला वर्ड है, और ये अरबी भाषा का शब्द है।
यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ज्योग्राफिया जो वर्ड है, ये ज्योग्राफिया वर्ड जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी और ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफिया, जिसका इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और ज्योग्राफी मेनली दो पार्ट है इसके ज्योग्राफी के। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है जियो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका जियो, प्लस इसको ग्राफी या ग्राफो भी कहते हैं। ठीक है, ग्राफी या ग्राफो। यहां जो जियो का अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, और यहां जो ग्राफी का अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। ठीक है, तो ये तो यहां तो हो जाता है अर्थ, और यह होता है टू डिस्क्रिप्शन या टू स्टडी। ठीक है, यहां तो होता है अर्थ और यह होता है टू स्टडी या टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या हो गया कि ज्योग्राफी का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी जो है वो दो भाषाओं का शब्द है। जो ज्योग्राफी वर्ड है वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और एक वर्ड है ज्योग्राफिया, ये यूनानी भाषा का शब्द है, या ऐसे हम ग्रीक भाषा का शब्द भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है दोस्तों कि ये जो ज्योग्राफिया वर्ड दिया है ये यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन देने वाले कौन थे। ठीक है, ये दिया वर्ड किसने है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने ये वर्ड दिया है वही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिन्होंने ये वर्ड दिया है, जिस विद्वान ने वर्ड दिया है, जिस भूगोलवेत्ता ने वर्ड दिया है, उसी को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये यूनानी व ग्रीक भाषा का शब्द है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद ये वर्ड देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है इरेटोस्थनीज। उनका नाम क्या है, इरेटोस्थनीज। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध ग्रीक या यूनान से है। और इरेटोस्थनीज को हम क्या कहते हैं, भूगोल का पिता। भूगोल का पिता। कुछ पुस्तकों में आपको एक नाम मिलेगा और वो नाम है हिकेटियस। एक नाम आपको ये मिल सकता है, हिकेटियस। कुछ बुकों में हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना गया है, भूगोल का पिता माना गया है या माना है। लेकिन देखिए हिकेटियस को भूगोल का पिता क्यों मानते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था जस पीरियोडस। एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस, और जस पीरियोडस में पहली बार पृथ्वी का वर्णन किया या पृथ्वी के बारे में बताया। ठीक है, केवल एक थ्योरी बेस्ड फॉर्म में इन्होंने हिकेटियस ने ये बात कही कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में या पृथ्वी पर इस प्रकार का यहाँ वातावरण पाया जाता है, पृथ्वी के बारे में इन्होंने कुछ बात कही। इसलिए सबसे पहले हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाने लगा, और इनकी एक पुस्तक है जस पीरियोडस,
उसमें ये बात कही। लेकिन धीरे धीरे जब ज्योग्राफी आगे बढ़ रही थी तो उसी समय यूनान में या ग्रीक में एक विद्वान हुए इरेटोस्थेनीज, और इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इरेटोस्थेनीज ने पहली बार इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की जो परिधि है यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, उस पृथ्वी की परिधि की गणना गणितीय आधार पे की। किस आधार पर? गणितीय आधार पे की। और गणितीय आधार पे करने के कारण, पृथ्वी की परिधि को गणितीय आधार पे बताने के कारण इरेटोस्थेनीज को एक्चुअल में फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाने लगा। हालांकि कुछ भूगोलवेताओं में अभी भी इनमें विश्वास मत नहीं है कि इरेटोस्थेनीज को माना जाए या हिक्केटियस को माना जाए, लेकिन अब लगभग ये माना जाने लगा है। ये अधिकांश बुकों में आप पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली बुकों में आपको इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी लिखा जाने लगा है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाने लगा या कहते हैं, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ रहा था तो ज्योग्राफी जैसे से आगे बढ़ा या भूगोल आगे बढ़ रहा था, तो भूगोल में हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? पृथ्वी का। भूगोल में अध्ययन किसका कर रहे हैं? हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है, इस पर थोड़ा सा मत था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, कुछ लोग कहते थे ये चपटे आकार की है, यानी इसका आकार चपटा है। कुछ का कहना था कि इसका आकार गोल है, गोलाकार है। कुछ का कहना है कि इसका आकार संतरे की भांति है। ठीक है, संतरे जैसा है कि संतरा जो होता है उसके आकार की है। तो कहीं ना कहीं मत अभी तक सही सिचुएशन में नहीं आ रहा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो चपटे आकार की है या गोलाकार आकार की है या फिर ये संतरे आकार की है। क्या इसका एक एक्चुअल नाम हो सकता है या एक एक्चुअल साइज हो सकता है? तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है वास्तविकता में एक शेप है, उसको बोलते हैं जियोइड शेप। ठीक है, एक शेप होता है जिसको हम कहते हैं जियोइड शेप। तो हमारी पृथ्वी जो है वास्तविकता में जियोइड शेप में है। और जियोइड शेप जो होता है इसका अर्थ होता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र से तो उभरी हुई है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इसमें क्या है, उभार है। इसका मतलब चपटापन का मतलब तो ये हो गया कि हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी होगी क्योंकि ये चपटापन है। ठीक है, गोलाकार का मतलब ये हो गया कि गोल आकृति की है। लेकिन लगभग हमारी जो पृथ्वी है वो संतरे जैसी आकार की है। मतलब अभी आप संतरे की आकृति को देखें तो आप यही पाएंगे कि लगभग हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ इस तरह का है। तो ऊपर ये जो ऊपरी भाग है, जो इसका उत्तरी ध्रुव है, वो तो कुछ आपको चपटा दिखाई देगा और दोनों ध्रुव आपको चपटे दिखाई देंगे और भूमध्य रेखा से इस पर क्या है, उभार आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव और ये इसका विषुवत-रेखीय भाग। ठीक है, ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव वाला भी भाग, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव वाला भाग और ये इसका हो गया इक्वेटर वाला भाग। तो इक्वेटर पर तो ये क्या है, थोड़ी उभरी हुई है हमारी पृथ्वी, ये देख रहे हैं आप यहां से। ठीक है, और यहां से फ्लैट है, यहां से चपटी है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो है वो चपटे हैं, जबकि विषुवत रेखा पर क्या है, उभार। तो इसका सही साइज जो है पृथ्वी का क्या है, वो है जियोइड शेप। कौन सा शेप है, जियोइड शेप। यहां तक हमारी चर्चा हो गई। तो अब बात यह है कि भूगोल में हम अध्ययन किसका करते हैं, यानी पृथ्वी का करते हैं।
लेकिन पृथ्वी में भी हम किसका करते हैं, पृथ्वी तल का या उसके भूतल का। जो पृथ्वी का तल है, जो उसका सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, हम उसका अध्ययन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये। कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी में हम अध्ययन किसका करते हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना है। ज्योग्राफी का मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन फिर हम पृथ्वी में किसका वर्णन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके भूतल का। किसका करते हैं अध्ययन, भूतल का, यानी कि अर्थ सरफेस। किसका वर्णन करते हैं दोस्तों, अर्थ सरफेस का अध्ययन करते हैं, भूतल का अध्ययन करते हैं, या पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं। और इसका जो अध्ययन हम कर रहे हैं ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। जैसे स्थान विशेष में, यानी कि प्लेस इसका हो सकता है, स्थान हो सकता है। इसका बाद इसके विविध रूप हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रूप हमें देखने को मिल सकते हैं, विविध रूप हो सकते हैं। स्टेजिस, स्थान तो है ही, इसके विविध रूप हो सकते हैं। विविध रूप अलग अलग हम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर आपको स्थल मंडल भी देखने को मिलेगा, पृथ्वी पर आपको जलमंडल भी, अभी हम चर्चा करेंगे, जलमंडल भी आपको देखने को मिलेगा, वायुमंडल भी आपको देखने को मिलेगा। तो विविध रूप आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे पृथ्वी पर। उसके अलावा इनका वितरण किस प्रकार का है, तीसरा हो जाएगा इनका वितरण, यानी इनका वितरण किस प्रकार का है, कहाँ किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। फिर होगा स्थानिक संबंध, स्थानिक संबंध कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसे हैं, पर्वत का क्या रिलेशनशिप है, मैदान का क्या रिलेशनशिप है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उनका क्या रिलेशन है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इनका स्थान किस प्रकार का है, इसके विविध रूप या लक्षण किस प्रकार के हैं, ठीक है। वितरण किस प्रकार का होता है, इनका स्थानीय संबंध या स्थानिक संबंध किस प्रकार से, स्पेशल रिलेशनशिप इसको हम कहते हैं, वो किस प्रकार का है, ठीक है। ये सब का अध्ययन करते हैं, यानी स्थान, विविध रूप, या इस पे आप लक्षण भी लिख सकते हो, विविध रूप व लक्षण, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, स्थानिक संबंध स्पेशल रिलेशनशिप कैसा है। लेकिन ये जो संबंध है, चारों हमने बात की, ये जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, ये संबंध स्थापित किस रेफरेंस में हुए, किसके साथ में हुए, तो मानव के साथ। किसके साथ हुए हैं, मानव के साथ। कि मानव जो है वो किस स्थान पर रहता है, यानी पृथ्वी तल के या भूतल के किस भूभाग पर मानव निवास करता है, यानी स्थान, किस स्थान पर निवास करता है, किस प्रकार के लक्षणों पर निवास करता है, कैसे रूपों पर निवास करता है, कैसे लक्षण हैं इसके उस सरफेस के, और कहाँ वो निवास कर रहा है। वितरण किस प्रकार का है, मानवों का वितरण किस प्रकार का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्वत पर कितनी जनसंख्या रहती है, मैदान में कितनी जनसंख्या निवास करती है, पठारी क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या कहलाएगी, इसके वितरण कहलाएंगे। और वहाँ ह्यूमन के साथ किस प्रकार का रिलेशन है वो हम स्टडी करते हैं, किसमें, भूगोल में। स्थानिक संबंध कैसा है, उस स्थान विशेष का संबंध किस प्रकार से, वहाँ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की जो परिस्थिति है उससे किस प्रकार से मानव अपना संबंध स्थापित करता है, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं, मतलब भूगोल में करते हैं। तो एक प्रकार से ये सिंपल डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि भूतल या पृथ्वी तल पर हम स्थान विशेष का, विविध रूप, विविध लक्षणों का, ठीक है, इसके अलावा वितरणों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, वो स्थानिक संबंध किस प्रकार से हैं, ठीक है, और किसके संदर्भ में करते हैं, मानव के साथ संदर्भ में रहते हुए करते हैं, या मानवीय संसार के रूप में करते हैं कि मानव का संसार जो है वो किस प्रकार से है, उसके संदर्भ में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। भूतल क्या होता है, स्थान क्या है, इसके विविध रूप क्या है, लक्षण क्या है, स्थानिक संबंध किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। मानव के साथ ये मानव का जो परिवेश है या मानवीय वितरण जो है, उसके आधार पर हम पृथ्वी तल या भूतल का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भूगोल है क्या वास्तविकता में भौतिक आवरण का अध्ययन करता है या केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करता है, या उसके साथ मानव का भी संबंध स्थापित होता है। क्या उसके साथ मानव का भी क्या संबंध स्थापित होता है या नहीं होता, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हमने पढ़ा है कि भूगोल में हम मुख्य रूप से इसके स्थानिक संबंध के साथ, वितरण के साथ, विविध रूप के जो इसके लक्षण होते हैं उनके साथ, मानवीय संसार के रूप में, यानी मानव जहां निवास करता है, जहां उसका संसार है, उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। स्थान भी होगा, विविध लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान भी होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, अरेंजमेंट किस प्रकार से, वह भी होगा, और उनका स्थानिक संबंध किस प्रकार से, वो भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या केवल भूगोल में भौतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है या उसमें मानवीय परिवेश को भी जोड़ा जाता है, यह हमें देखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूगोल जो है वो भूगोल वास्तविकता में स्थान व समय के साथ, स्थान, भूगोल जो है वो स्थान व समय के साथ संबंधित है। स्थान व समय के साथ क्या है, संबंधित है, इंटरकनेक्शन है। किसी स्थान, कोई स्थान है, वहां उस समय में क्या परिस्थितियां बनी है, उससे संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको काफी कुछ पॉइंट। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भूगोल में हम क्या कर रहे हैं कि कोई स्थान पर्टिकुलर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या पूर्व के समय में भी आज समतल था, पूर्व के समय में भी पहले समतल था या नहीं था, या पहले इस मैदान था या नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्व के समय में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, पूर्व में क्या मैदान था या नहीं, मैदान था या नहीं। पहला तो प्रश्न ये है कि पूर्व के समय यानी बीते समूह में जो समय बीत चुका है, उस समय भी क्या गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान, पहली बात तो था या नहीं, पहली कंडीशन तो हमें ये देखनी है कि पूर्व के समय में ये मैदान था या नहीं, और यदि था तो कैसा था, समतल था या नहीं। ये भी तो इंपॉर्टेंट बात थी कि समतल हो सकता है उस समय समतल नहीं रहा हो सकता है उस समय उपजाऊपन नहीं रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है, और हर कोई चीज समय के साथ परिवर्तित होती है, ये निश्चित है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे अभी तक आप सभी विद्यार्थीगण जो स्कूल स्तर, ठीक है, जो स्कूल स्तर पे पढ़ रहे थे, कक्षा 12 तक वो स्कूल जाते थे और वहाँ अपना अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स कॉलेज स्टडी में थे, जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं जस्ट, यानी वो 12वीं कक्षा पढ़कर आए हैं,
और वे स्टूडेंट जो कक्षा 12 से निकलने के बाद फर्स्ट ईयर, और फिर फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी है, तो हमारा उस समय जो पढ़ाने का एक मेथड था वो मोस्टली यानी 70 से 80% जो पढ़ाने का मेथड था वो था क्लासरूम मेथड, यानी हम क्लास में बैठकर हम वो चीज़ हम आपको सिखाते थे और आप सीखते थे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या देख रहे हैं, समय के साथ, क्योंकि हमारी चर्चा किस पे चल रही है, क्या समय के साथ कुछ बदलाव होता है, टाइमली अकॉर्डिंग कुछ बदलाव हो रहा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखें तो इस कोविड-19 के दौर में, ठीक है, इस कोविड-19 के दौर में यानी कि समय के साथ क्या बदलाव आया कि अब 70% कौन सा प्लेटफॉर्म हो गया, 70% अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन आप प्राप्त करने लगे। 70% आप अब ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने लगे। तो समय के साथ यानी कि टाइम अकॉर्डिंग जो है, टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, आप बदलाव कर रहे हैं। तो बदलाव करने के लिए किसी ना किसी ने विवश किया, वो क्यों हुआ, ये इसके कारण हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया आपका। तो यहाँ पर भी वही बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग यानी समय के अनुसार क्या बदलाव होते चले गए। हो सकता है पूर्व के समय में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पहली बात तो या तो मैदान होगा या नहीं होगा, और यदि होगा, यदि हम मान लेते हैं कि ये मैदान होगा, पहले रहा होगा, तो रहा होगा तो हो सकता है समतल होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये भी हो सकती है, हो सकता है उस समय नदियाँ नहीं बहती होगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नदियाँ नहीं बहती होगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज वर्तमान में यानी वर्तमान समय में क्या देखते हैं कि वर्तमान में ये मैदान जो है वो समतल है। वर्तमान में ये जो मैदान है वो कैसा है, समतल है, और समतल है इसलिए यहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है। उपजाऊ मृदा पाई जाती है, और जहां उपजाऊ मृदा होगी इसका मतलब वहां कृषि कार्य होगा। गॉट दी पॉइंट? ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भूगोल में स्थान विशेष का बड़ा महत्व है, स्थान विशेष का। और स्थान विशेष का महत्व किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, समय के साथ, कि समय के साथ इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इसका महत्व होता है कि समय के अकॉर्डिंग जो जो स्थान जिस जिस कंडीशन में चलता है वो बदलाव करता जाता है। ठीक है, तो भूगोल में क्या हो गया, भूगोल में स्थान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, और उसके बाद टाइम को, यानी प्लेस और टाइम दोनों ही ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात आई है समय और स्थान की। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है, समय तो चल रहा है अकॉर्डिंग 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और वो चल रहे हैं, गतिशील है। ठीक है, गतिशील है, वो इधर से उधर चल रहे हैं निरंतर, रोज डेट चेंज होती है, हम आगे बढ़ जाते हैं एक दिन, फिर डेट चेंज होती है, फिर हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से 365 दिन गुजरते हैं और एक साल बीत जाता है। फिर नेक्स्ट फर्स्ट डे होता है जनवरी का, और फिर लास्ट डे होता है दिसंबर का, और फिर वो 365 दिन गुजर जाते हैं, और फिर वो एक साल फिर खत्म हो जाता है। मतलब समय भी गतिशील है, और जब समय गतिशील होता है तो जो स्थान विशेष होता है वो भी गतिशील होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कोई सा भी जो स्थान होता है उस स्थान की उस समय इंपॉर्टेंस होती है, हो सकता है समय के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस बदलती चली जाए। ये डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस किस प्रकार की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्थान, यानी भूगोल में जब हम स्थान की बात कर रहे हैं तो स्थान क्या है। ठीक है, ये हमें समझना है कि भूगोल में यदि हम स्थान की बात करें तो स्थान क्या है। बेसिक हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्थान क्या है। तो देखिए, स्थान की यदि हम बात करें दोस्तों तो स्थान क्या है, तो स्थान हम भूगोल के संदर्भ में या हमारी पृथ्वी के संदर्भ में हम स्थान क्या कहते हैं कि स्थान क्या हुआ, स्थान हुआ स्थल मंडल। जैसे पहला स्थान ये हुआ, यानी कि पहला जो प्लेस होगा वो पहला प्लेस क्या है, स्थल मंडल। दूसरा प्लेस क्या होगा, वो होगा वायुमंडल।
ये भी स्थान है। थर्ड नंबर पे होगा जलमंडल, क्यों ये स्थान है। और फोर्थ नंबर पे जो होगा वो होगा जीवमंडल। और जीवमंडल में कौन है? प्राणी जगत, मतलब जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य, ये सब जीवमंडल में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भूगोल में जो स्थान है उस स्थान में हम तीन प्रकार से हम इसको सिग्निफाई कर सकते हैं। एक स्थल मंडल, एक जलमंडल, एक वायुमंडल, एक जीवमंडल, ठीक है। और दो महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है। तो पृथ्वी पे दो इंपोर्टेंट और इम्पैक्ट डालते हैं। वो दो इम्पैक्ट क्या है? वो है एक सूर्य और एक है चंद्रमा, यानी सन एंड मून। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक की कहानी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि भूगोल में जो स्थान है वो स्थान विशेष रूप से हम देखें तो स्थान चार प्रकार से हैं। स्थान चार प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 वायुमंडल, नंबर 3 जलमंडल, नंबर 4 जीवमंडल, और उसके साथ पृथ्वी पे दो और इम्पैक्ट होते हैं, सूर्य का और चंद्रमा का। ठीक है, ये बात तो हो गई स्थान की। अब बात है समय की, तो समय के साथ साथ इसमें बदलाव आता है। समय के साथ साथ क्या आता है? इनमें बदलाव आता रहता है। समय के साथ साथ हमारी जो लिथोस्फेयर है, यानी जो हमारा स्थल मंडल है, वो बदलता है। ठीक है, वायुमंडल जो होता है यानी एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जलमंडल जो है, जलमंडल भी बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग। जीवमंडल में प्राणी जगत, चाहे वो वनस्पति हो, पशु हो, जीव जंतु हो, जितने भी, ठीक है, प्राणी हैं, ये सब चेंजेस आते हैं, इनमें बदलाव आते जाते हैं। और इसी तरह पृथ्वी है, क्योंकि ये सभी कहाँ पर है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पे दो सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के कारण पृथ्वी और चंद्रमा क्या है? एक इन्हें रोशनी मिलती है, और रोशनी मिलती है तो इसका मतलब सूर्य का इम्पैक्ट पृथ्वी पर या चंद्रमा का इम्पैक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। आगे आपको समझ में, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। ये बात मैंने आपको बता दिया है कि ज्योग्राफी में जो सबसे पहली बेसिक चीज है वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो मैं आपको बता देता हूं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, यदि नहीं भी पूछे तब भी आप इस परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति हैं, यूएसए के हैं, रिचर्ड हार्टशॉन इनका नाम है। मैं बता देता हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी रखनी है डेफिनेशन की कि ये डेफिनेशन किसकी है। छोटी कक्षाओं में कक्षा 12 तक डायरेक्टली ये डेफिनेशन पूछी जाती है, कक्षा 11 तक डेफिनेशन पूछी जाती है। तो यूएसए के एक भूगोलवेत्ता हैं, उनका नाम है रिचर्ड हार्टशॉन। रिचर्ड हार्टशॉन, और रिचर्ड हार्टशॉन ने अपनी परिभाषा 1959 में दी। कब? 1959 में रिचर्ड हार्टशॉन ने एक परिभाषा दी, और इसमें इन्होंने बताया कि भूगोल जो है ये पृथ्वी सतह का विविधतापूर्ण, पृथ्वी सतह का विविधतापूर्ण, ठीक है, पृथ्वी सतह का क्या है? विविधतापूर्ण, यानी कि अलग अलग प्रकार से हम विविधतापूर्ण जो इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, लक्षण जो होते हैं विविधतापूर्ण, इसके जो लक्षण हैं तार्किक हैं, यानी लॉजिकल है,
पृथ्वी सतह का जो विविधतापूर्ण लक्षण है वे कैसे हैं? तार्किक हैं, व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित वे तार्किक पूर्ण वर्णन यानी पृथ्वी सतह का विविधतापूर्ण लक्षण, ठीक है, व्यवस्थित वे तार्किक पूर्ण क्या करता है? वर्णन करता है एवं व्याख्या करता है। तार्किक पूर्ण वर्णन करता है और क्या करता है? वह व्याख्या करता है। ठीक है, तो भूगोल की जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं कि भूगोल क्या करता है, और रिचर्ड हार्टशॉन ने बताया है कि ये पृथ्वी सतह का विविधतापूर्ण, क्योंकि अभी हमने बात की थी जब हम चर्चा कर रहे थे, जब हमने बताया था कि भूगोल में जो स्थान है वो 4 प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1 सबसे पहले स्थान, नंबर 2 विविधतापूर्ण, नंबर 3 उनका वितरण और नंबर 4 उनका स्थानीय संबंध। किसके परिप्रेक्ष्य में? मानव के परिप्रेक्ष्य में। तो पृथ्वी सतह का क्या है? विविधतापूर्ण, यानी अलग अलग प्रकार विविधताएं हमें देखने को मिल रही है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, विविधता है। ठीक है, विविधतापूर्ण कैसे लक्षण है? ये विविधतापूर्ण लक्षण है, अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखते हैं, देखने को मिलते हैं। ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित से मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल है, जैसे पर्वत है, मैदान है, पठार है। तो पर्वत, पठार, मैदान ये व्यवस्थित है और इनका कोई ना कोई तर्क है, मतलब जब इनका निर्माण हुआ होगा तो कोई ना कोई तर्क होगा, कोई ना कोई इनकी इंपॉर्टेंस होगी कि ये पर्वत वहीं क्यों बने, ये मैदान वहीं क्यों है, ठीक है, पठार वहीं क्यों बने। तो कोई ना कोई तर्क है, और तर्क कैसा है? तर्कपूर्ण वर्णन करना है प्लस उनकी व्याख्या करनी है, यानी उनका हमें क्या करना है? वर्णन करना है और क्या करनी है? उनकी व्याख्या करनी है। तो ये रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा है, जहां उसने ये बताया है कि ज्योग्राफी जो है वो एज ए स्टडी है, किसकी? प्योर सिस्टमेटिक, यानी शुद्ध रूप से हमें क्या करना है? सिस्टम से काम करना है। दूसरा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी तार्किक पूर्ण वर्णन करना है, और साथ में जो भी इसके वेरियस फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी इसके लक्षण है, विविधतापूर्ण जो भी इसके लक्षण हैं, जो अर्थ के हैं, उनका प्योरली यानी स्टडी ऑफ प्योर यानी शुद्धता के साथ में, सिस्टमेटिक ढंग से करना है यानी व्यवस्थित रूप से करना है, और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन देना है यानी तार्किक पूर्ण उसकी व्याख्या करना है। तो ये हुआ आपका रिचर्ड हार्टशॉन का भूगोल के संदर्भ में दी गई परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको इसका समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होगी। ब्रांचेज आपको पता ही है, और ब्रांचेज बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि आप कक्षा 11 में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। चलिए, 2 महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको वहां तक समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। अब 2 महत्वपूर्ण ब्रांच होती है, ठीक है, 2 महत्वपूर्ण ब्रांच होती है, ये आप कक्षा 11 में पढ़कर आ चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण ब्रांच होती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण ब्रांच जो है सबसे पहली फर्स्ट, वो आपके सिलेबस में दी हुई है, यानी कि जो पहली ब्रांच है, यानी कि हम कह सकते हैं ए ब्रांच जो है वो है आपकी भौतिक भूगोल। ये ब्रांच फर्स्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक ब्रांच और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो गई आपकी मानव भूगोल। तो एक तो हो गया भौतिक भूगोल और दूसरी हो गई आपकी ब्रांच मानव भूगोल, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसमें से भौतिक भूगोल
आपके कोर्स में है भौतिक भूगोल। अब देखिए भौतिक भूगोल क्यों पढ़ा जाता है, कारण क्या है, हम वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान हो गया कि दो मेन ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, एक है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के जो भौतिक लक्षण हैं या पृथ्वी का जो भौतिक वातावरण है उससे संबंधित जो भी मैटर होता है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो लक्षण होते हैं, उनको हम भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी, ठीक है, या उसका जो इंटरनल पार्ट है पृथ्वी का वो किस प्रकार का होगा, वो हम पढ़ते हैं। इसमें हम भूगणित जियोडेसी पढ़ते हैं, भूभौतिकी जियोफिजिक्स को पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में ही। हम खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। जलवायु विज्ञान हो सकता है, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिम नदी विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान, ठीक है, जैव भूगोल, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी, इन सभी को हम किस में शामिल करते हैं, भौतिक भूगोल में। किसमें, भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में हम क्या शामिल करते हैं कि मानव संबंधित जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। इन सभी को हम किस में शामिल करते हैं, मानव भूगोल में शामिल करते हैं। इसका मतलब भौतिक भूगोल का प्रभाव मानव पे पड़ता है, ठीक है, और मानव भौतिक भूगोलों पे प्रभाव डालता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, भौतिक वातावरण, यहाँ तो क्या हुआ, भौतिक वातावरण। इंपॉर्टेंट बात कि भौतिक भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक वातावरण की बात कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम क्या, मानवीय व्यवहार या मानवीय संसार कि मानव जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो सब इसका मानव भूगोल के अंतर्गत आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक वातावरण जो होता है या प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो मानव पर अपना इम्पैक्ट डालता है या मानवीय संसार के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, और मानव इनको चेंज करता है, वो इन पे इम्पैक्ट डालता है। दोनों का इंटरकनेक्शन है। भौतिक वातावरण में जो भी उपलब्ध परिस्थितियां हैं उनका उपयोग मानव करता है, और जब मानव उनका उपयोग करता है तो वो इस पर इम्पैक्ट डालता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, हमें फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है, तो हम डायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब मानव भूगोल जो है वास्तविकता में भौतिक भूगोल जो है वो वास्तविकता में क्या है, भौतिक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण का विषय है, जिसमें हम मेनली क्या, भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक वातावरण की जानकारी को प्राप्त करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके तथ्य होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, या इसमें जो सिद्धांत होते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो भौतिक भूगोल में हम क्या करते हैं, इनके तथ्यों की, कि इनके तथ्य कौन कौन से हैं, तथ्यों व सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। सिद्धांत समझ में आ रहे हो क्या आपको, थ्योरीज, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे क्या कारण रहा, है ना, हम उसका अध्ययन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा होने के पीछे क्या कारण था। वो इसके थ्योरीज हो गई, वो उसके क्या हो गए, तथ्य और उसके सिद्धांत हो गए, हम उनकी चर्चा करते हैं। उसके अलावा अनेक प्रकार के जो भी अनुसंधान होते हैं, यानी रिसर्च जो होते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। अनुसंधान, रिसर्च, अन्वेषण कार्य होते हैं, शोध होते हैं, इन सब की चर्चा हम किस में करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं। तथ्य यानी फैक्ट्स, थ्योरीज, रिसर्च, अन्वेषण कार्य, रिसर्च शोध कार्य, इन सब का हम
जानकारी हम प्राप्त करते हैं और उन्हें भौतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक का आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने बताया कि भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। जैसे हम पढ़ते हैं नंबर 1, चलिए स्थल मंडल और उसकी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट हम बात करें जैसे भू आकृति विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जैसे नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। नंबर 2, महाद्वीप। वे महासागरों का निर्माण पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण किस प्रकार का होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। नदी, घाटियां, हिमनद इत्यादि, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भूकंप, वे ज्वालामुखी क्या होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। बल, वलन और भ्रंश कैसे होते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में हम इन्हीं सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं और ये तथ्य ये हैं और इनके पीछे क्या सिद्धांत लगते हैं, ऐसे क्या सिद्धांत है जिनके माध्यम से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो अप्लाई होते हैं, ये अप्लाई किए गए हैं और जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सलाहकृतियां हमें निर्मित हुई मिली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये हम थोड़ा सा हमने फिजिकल ज्योग्राफी की हमने बात कर ली, यानी भौतिक भूगोल की हमने चर्चा कर ली। कुछ जो मेन बातें थी वो हमारी चर्चा होगी। अब देखिए एक परिभाषा, यदि हम जब बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो यहाँ पर एक विद्वान है, उनकी जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यदि आप उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप उसको फिजिकल ज्योग्राफी को समझ जाएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो देखिए विद्वान का नाम है इनका फिलिप। तो आप लिख सकते हैं फिलिप महोदय के अनुसार। फिलिप महोदय क्या कहते हैं ये? इनका कहना यह है दोस्तों
ये कहना चाहते हैं कि भूगोल की जड़ें भूगोल की जड़ें भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल की जड़ें या भूगोल की जड़ें जो है वो इसको इस तरह से लिखते हैं, अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। भूगोल एक वृक्ष है, ऐसे लिखें, भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें, भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में, भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है, भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है तथा इसकी शाखाएं मानवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करती हैं, मानवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करती है। देखिए बहुत अच्छी परिभाषा इसने बताई है, और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो पूरी डेफिनेशन, या यूं कह लीजिए कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो बेसिक है वो सब कुछ इसमें समाहित है। एक बार आप लिख लीजिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये फिलिप ने कहा है भूगोल एक वृक्ष है। सबसे पहली बात ये, भूगोल क्या है? वृक्ष। आप जानते हैं वृक्ष, ठीक है, ये क्या है? वृक्ष है। अब देखिए वृक्ष बड़ा होता है आकार में। अब जब वृक्ष बड़ा होगा इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, बड़ा होगा, तो इसलिए हमने कह दिया भूगोल है। भूगोल क्या है? एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में है। यानी कि इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें जो हैं वो कहाँ स्थित है? ये भौतिक भूगोल में स्थित है। अब देखिए भौतिक भूगोल क्या, कि भौतिक भूगोल में एक तो हम स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, वायुमंडल पढ़ रहे हैं, जलमंडल पढ़ रहे हैं, जैवमंडल पढ़ रहे हैं, राइट। तो स्थल मंडल में मृदा भी आ गई, जलवायु आ गया, जलवायु मंडल में, वायुमंडल में,
ठीक है, शैलें आ गई, मृदा आ गई, शैलें आ गई, जलवायु आ गई, मिट्टी मृदा हो गई, जीव जंतु हो गया, जल है जल हो गया। तो एक वृक्ष को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए यानी मृदा होनी चाहिए, उसके बढ़ने के लिए जल होना चाहिए, जल उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होनी चाहिए यानी शैलों में पोषक तत्व है। तो वो सभी कहाँ हम पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। क्लियर? तो इसकी जो वास्तविकता में जो जड़ें होगी वो जड़ें कहाँ होगी? भौतिक भूगोल में होगी, क्योंकि जड़ें मजबूत होगी तभी इसकी शाखाएं मजबूत होगी। तो भौतिक भूगोल की जड़ों में स्थित है क्या? भूगोल की जो जड़ें हैं वो कहाँ स्थित है? भौतिक भूगोल में स्थित है। क्लियर? अब इसकी जो शाखाएं, अब ये जो इस तरह से शाखाएं बन जाती है, पेड़ की जो शाखाएं बन जाए, तो शाखाएं क्या है? भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। इसकी शाखाएं मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करती है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या करती है? मानवीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि यहाँ सब कुछ क्या है, ये इनका उपयोग कौन कर रहा है? वो करने वाला कौन व्यक्ति है? मानव। इनका उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? मानव। यानी कि परिवहन बनाना है तो मानव, उद्योग स्थापित करने हैं तो मानव, कृषि कार्य करना है तो मानव, मशीनें बनानी है तो मानव, रोड्स बनाने हैं तो मानव बनाएगा, बांध बनाने हैं तो मानव बनाएगा। ठीक है, लेकिन उपयोग किस चीज का करता है? भौतिक भूगोल। मतलब उपयोग किस चीज का? जो भौतिक वातावरण है या भौतिक परिस्थितियां जो हमें गिफ्ट दी है नेचर, पृथ्वी ने, ठीक है, उनका उपयोग करते हुए मानव ये सभी क्रियाकलाप कर रहा है, चाहे परिवहन का हो, औद्योगिक हो, ठीक है, इसके अलावा कृषि कार्य हो, पशुपालन संबंधित कार्य हो, रोड्स बनाने हो, ब्रिजेस बनाने हो, ठीक है, ये सभी कार्य कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो ये वृक्ष, ये जो जड़ इसकी वो है, शाखाएं जो है, इन शाखाओं का अध्ययन कौन कर रहा है? मानवीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हो रहा है, यानी इसका संबंध किससे? मानव से। किससे? मानव से। लेकिन जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी तो ये वृक्ष का कोई आधार नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये आधार मजबूत होना चाहिए, यानी भौतिक जो भूगोल है या भौतिक वातावरण जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यदि ये मजबूत नहीं होगा तो फिर इसकी शाखाएं किसी काम की नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलिप महोदय की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है भौतिक भूगोल को लेते हुए, जिन्होंने ये कहा है, ये बात कही है कि वास्तविकता में हम देखें तो भूगोल एक वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में क्या है? स्थित है, और जो इनकी शाखाएं जो है वो मानवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन, ये मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अन्य विद्वान है, उनका नाम है केन। उन्होंने भी बहुत अच्छी और सुंदर परिभाषा दी है। और इन्होंने क्या लिखा है? केन ने कहा है भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन ही क्या है? भौतिक भूगोल है। ये किसने कहा है? केन ने। भौतिक वातावरण जो हमें दिखाई दे रहा है, भौतिक वातावरण क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है, और उसका अध्ययन हम किस रेफरेंस में कर रहे हैं? भौतिक भूगोल में कर रहे हैं। तो भौतिक वातावरण का अध्ययन यदि हम कर लेते हैं तो हम किसका अध्ययन कर लेंगे? भौतिक भूगोल का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, भौतिक वातावरण में अब क्या आ गया? भौतिक वातावरण में स्थल परिप्रेक्ष्य आ गया, वायुमंडल आ गया, जलमंडल आ गया, जीवमंडल आ गया।
तो यदि हम भौतिक वातावरण ही तो है ये, यदि हम भौतिक वातावरण का अध्ययन कर लेंगे इसका मतलब हमने किसका अध्ययन कर लिया, हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये परिभाषाएं हैं कुछ और मैंने इसको समझा दिया है अच्छे से, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बेसिकली और आपको जानकारी दे देते हैं ताकि आपको ये लिखना होगा, मान लीजिए प्रश्न आ जाए तो आपका ये एक टॉपिक तो पूरा हो जाएगा। अब हम वास्तविकता में देखें तो हम भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं फाइनली। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 1 एक हमने पढ़ा स्थल मंडल, दूसरा हम पढ़ते हैं वायुमंडल को, एक हो गया आपका स्थल मंडल, दूसरा हो गया वायुमंडल, तीसरा हो गया आपका जल मंडल और फोर्थ हो गया आपका जीवमंडल। तो मैं आपको बताता हूं इसमें तीनों में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं, तो आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब लिख लीजिए पहले इसको। देखिए दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको सामने दिखाई दे रही है। एक है स्थल मंडल, एक है वायुमंडल, एक है जलमंडल और एक है जीवमंडल। देखिए तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1 हम स्थल मंडल की बात करें तो हम स्थल मंडल पर मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि स्थल मंडल पर पाए जाने वाली विभिन्न परिस्थितियां, जैसे कि पृथ्वी का आंतरिक भूभाग किस प्रकार का है, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग किन किन चट्टानों से निर्मित है, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो आकस्मिक संचलन होते हैं, आकस्मिक होने वाले जो मूवमेंट होते हैं, बदलाव जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पृथ्वी के जो ऊपरी परत होती है वो किस प्रकार की है, वहाँ का जो कॉम्पोजिशन है वो किस प्रकार का है, मृदा का कॉम्पोजिशन किस प्रकार का होगा। उसके अलावा स्थल मंडल पर उपस्थित या स्थल मंडल पर हम यूँ देखें एक मोटे रूप से तो जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है, क्या महाद्वीपों का निर्माण आज भी जारी है, क्या महाद्वीपों में कोई मूवमेंट होता है तो क्यों होता है, और यदि होता है तो इसके परिणाम क्या निकल कर आते हैं, ठीक है, वो स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल पर मानव जीवन यापन करता है, जीव जंतु जीवन यापन करते हैं और वनस्पति जीवन यापन करते हैं। तो फिर मानव, जीव जंतु और वनस्पति अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जो भोजन की सामग्री है, रहने का जो स्थान है, ठीक है, जीवन यापन करने का जो तौर तरीका है वो किस प्रकार का होगा, वो स्थल मंडल में है। मानव का समाज किस प्रकार से होगा, मानव किस प्रकार से विकसित हुआ होगा, मानव किस प्रकार से आगे विकासशील है, उन सब का हम स्थल मंडल में अध्ययन कर रहे हैं। स्थल पे होने वाले विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदानों का निर्माण किस प्रकार से, स्थल पर आने वाले जो भूकंप है, ज्वालामुखी हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, इन सभी का जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सब हम स्थल मंडल पर रहकर करते हैं। अब बात आती है कि वायुमंडल में क्या होता है फिर साहब, तो सब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ओजोन गैस, ऑर्गन गैस, हीलियम, ये सभी प्रकार की गैसें हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, पशु जगत के लिए, जीव जंतु जगत के लिए, ठीक है, वनस्पति जगत के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी संरचना बनी हुई है वायुमंडल में, किस प्रकार से संरचना बनी हुई है, सूर्य का आने वाला जो प्रकाश है वो कहाँ तक रुकता है, कितनी देर में पहुँचता है, ये सब हम चीज़ें पढ़ते हैं। सूर्य को प्रभावित करने वाला जो सूर्य के प्रकाश को जो प्रभावित करने वाला या सूर्य
को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन कौन से हैं, कितनी देर में सूर्य अपना प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है, यदि सूर्य नहीं हो तो क्या हो। तो सूर्य की महत्वपूर्ण बातें या सूर्यताप संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम उनकी चर्चा करते हैं। तापमान संबंधित चर्चा करते हैं, यदि तापमान बढ़ता है तो फिर वायुदाब कैसा होता है, उनके बारे में। तापमान की पेटियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर तापमान की पेटियां कितनी हैं, किस प्रकार संचालित होती हैं, कहीं अधिक ताप होता है तो क्या एक्टिविटी होती है, कम ताप होता है तो क्या एक्टिविटी होती है, ध्रुवों पर तापमान किस प्रकार से होता है, विषुवत रेखा पर तापमान किस प्रकार से होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तापमान यदि अधिक होता है तो विषुवत रेखा पर वायुदाब किस प्रकार का होगा, ठीक है, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब किस प्रकार से है, ध्रुवों पर जाते जाते वायुदाब किस प्रकार से होगा, यदि वायुदाब में डिफरेंट हो रहा है, यदि इसके प्रारूप में बदलाव हो रहा है तो फिर पवनों का संचरण किस प्रकार से होगा, यदि पवनें चलती हैं तो पवनें ठंडी है या पवनें गर्म है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पवनें चल रही हैं तो किसी सागरीय भाग से चलती है या फिर वो स्थलीय भाग से चल रही है। यदि सागरीय भाग से चलती है तो इसका मतलब आर्द्रता लेती है, और आर्द्रता लेती है तो किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, कहाँ वर्षा सबसे कम होती है। वर्षा के फिर अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, कहीं पे वर्षा बूंदों के रूप में होती है, कहीं पे वर्षा ओलों के रूप में होती है, कहीं पे वर्षा ना होकर केवल फॉग टाइप में, कोहरा टाइप में, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है। तापमान में बदलाव जब होता है, कभी ग्रीष्म ऋतु का कभी शीत ऋतु का, तो वो किस प्रकार से वेरीज करता है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होता है, जलवायु के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। हालांकि ये बदलाव 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में या साल भर में, 2 साल में नहीं, बल्कि जलवायु का जो प्रभाव है वो हमसे लगभग 20 से 30 वर्षों में देखते हैं, लेकिन बदलाव निश्चित है। तो इसका मतलब स्थल मंडल की बात हमने कर ली, वायुमंडल पर हमने चर्चा कर ली कि वायुमंडल पे किस और कैसे कैसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में कि जलमंडल में यानी कि महासागरों का उद्भव कैसे हुआ है, महासागर की परपटी किस प्रकार की, मोटाई कितनी है महासागर की, महासागर में उपस्थित जो भी उसका घनत्व होता है, दबाव होता है, तापमान होता है, उसकी लवणता होती है, उन सब की चर्चा हम जलमंडल में करते हैं। जल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लवणीय तत्व होते हैं, ठीक है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, अनेक प्रकार के लवण हमें देखने को मिलते हैं। जलमंडल में अनेक प्रकार के आपको जीव देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के महासागरों की अलग अलग टोपोग्राफी होती है। तो ये सब अध्ययन हम किसमें करते हैं, जलमंडल में। और चौथा होता है जैवमंडल, और जैवमंडल में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतु संबंधी जो भी उसकी पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम जैवमंडल में अध्ययन करते हैं प्राणी जगत का, पशु जगत का, मनुष्य का संबंध प्राणी से, वनस्पति से किस प्रकार से होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए हैबिचुअल या यूँ कह सकते हैं उपयोगी स्थान हो सकता है, उन सब का अध्ययन हम जैवमंडल में रहकर करते हैं। तो इसका मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, इन सभी चारों मंडलों का अध्ययन किस शाखा में कर रहे हैं, भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल में करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा थी वो हमने डिस्कस कर ली है। एक हमने कर लिया था सबसे पहले भूगोल का परिचय क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ा जाता है, भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, उस पर हमने चर्चा कर ली। फिर हमारी चर्चा हुई कि भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल के कौन कौन से आयाम हैं, भौतिक भूगोल में किसे पढ़ा जाना चाहिए, किस रेफरेंस में पढ़ा जाना चाहिए, वो हमने चर्चा कर ली। और फिर हमने चर्चा कर ली कि भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या क्या है, भौतिक भूगोल की परिभाषा को हमने समझ लिया है। और फिर हमने देख लिया है कि वास्तविकता में भौतिक भूगोल जो है वो मुख्य रूप से किन उप शाखाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वो कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट बातें जो सारी मैंने आपको बता दी है, एज इट इज आपको उसको लिख देनी है, यदि प्रश्न पूछा जाता है ऑटोमेटिक वो वहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।